चलिए, हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर कक्षा 12 चैप्टर नंबर 3 है संधारित्र एवं धारिता। संधारित्र एवं धारिता में पहला पढ़ेंगे हम लोग, हेडिंग है चालक की धारिता। चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या होता है? ठीक है, तो पहले जानेंगे चालक किसे कहते हैं। पहले का आपका होता है चालक पदार्थ होता है, एक आपका होता है अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। जैसे अगर कोई पदार्थ है तो पदार्थ जो होता है, तो ये पदार्थ हो गया। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये पदार्थ है और ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? पदार्थ। ये जो पदार्थ होता है कई सारे और परमाणु से मिलकर बना होता है, और एक परमाणु को अगर बाहर निकाल देंगे, एक परमाणु को बाहर निकाल कर हम देखेंगे तो ये जो होता है 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना होता है? 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। पहला आपका होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है माइनस, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। ठीक है, उसके बाद परमाणु के मध्य में क्या होता है? बीच में। तो परमाणु के मध्य भाग में एक धनावेशित भाग होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। परमाणु के मध्य भाग में एक धनावेशित भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और ये जो नाभिक होता है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु के जितने सारे क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, सारे कहाँ उपस्थित होंगे? नाभिक में। बच गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसी नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जब नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में क्या होता है? घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और बीच में क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस आवेश होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये प्लस ये माइनस के बीच में एक बल लगता है, जिसे हम बोलते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल कहते हैं। दूरी जितनी कम होगी, क्योंकि हम कूलाम के नियम से पढ़े हैं, F प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/r का स्क्वायर। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है, क्योंकि न्यूटन यही बल होता है, कूलाम का बल, विद्युत बल जिसे कहते हैं। तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी बल का मान क्या होगा? घटेगा। तो ये इसके और इसके जो पास वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच के बल क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आकर्षण बल द्वारा इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधा होगा। फिर जो दूसरा कुछ कक्षा होगा, उस थोड़ा सा क्या होगा? दूरी बढ़ जाएगी, तो बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा दूरी पड़ गई, तो और बल का मान क्या हो गया? कम हो गया। बाहर वाई कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन द्वारा बहुत कम आकर्षण द्वारा बंधेगा, क्योंकि दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा, तो बल का मान बहुत ही कम हो गया। तो जब इसमें क्या होता है? कोई विक्षोभ होता है या कमरे की ताप पर देखते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु से बाहर निकल जाता है, मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर पूरे पदार्थ में क्या होता है? घूमने लगता है। इसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होते हैं? चालक। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती वो क्या होते हैं? अचालक। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? चालक। और ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती उसे कहते हैं अचालक। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें पढ़ना है चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या होती है? तो किसी भी चालक में जितना वो आवेश को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, उसे क्या कहते हैं? चालक की धारिता। तो कह सकते हैं किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को
करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज करिए, जैसे छतों पे क्या होते हैं, घर के ऊपर जो छत की टंकी होती है, किसी का 1000 लीटर का होता है, किसी का क्या होता है 500 का लीटर का होता है। जैसे मान लीजिए घर है, ये भी घर है, तो ये 1000 लीटर का क्या है आपका टंकी है, और ये 500 लीटर का क्या है टंकी है। तो इसकी जो क्षमता है वो 1000 लीटर है। यह अपने अंदर कितने पानी को रख सकता है, तो यह 1000 लीटर पानी को क्या कर सकता है अपने अंदर रख सकता है। इसकी क्षमता कम है क्योंकि छोटा है, आकार में छोटा है, तो इसकी क्षमता क्या होगी कम होगी। ये अपने अंदर कितना पानी लेता है 500 लीटर पानी अपने अंदर क्या करता है संचित कर सकता है। तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी 100 लीटर कह सकते हैं, और इसकी धारिता कितनी हो सकती है 500 लीटर। ऐसे एक और भी होता है, जैसे कई सारे, एक बड़ा व्यक्ति है एक छोटा व्यक्ति है। अगर ये बड़ा व्यक्ति है तो इसका जाहिर सी बात है इसके पेट भी क्या होगा बड़ा होगा। तो इसकी अगर पेट बड़ा है तो इसकी खाने की क्षमता क्या होगी ज़्यादा होगी। अगर ये 10 रोटी खा रहा है तो इसकी क्षमता कितनी होगी 10। अगर कोई आदमी छोटा है तो इसका पेट भी क्या होगा छोटा होगा, तो इसकी खाने की क्षमता क्या होगी कम होगी। ये 10 रोटी खा रहा है तो मान लीजिए आपका 6 रोटी खाएगा, तो इसकी क्षमता क्या है कम है। ये अपने अंदर जो रोटी को अपने अंदर समाहित कर सकता है संचित कर सकता है, इसकी क्षमता कम है, लेकिन इसकी क्षमता ज़्यादा है। तो जो ये अपने अंदर रोटी का क्षमता रखने की क्षमता रखता है, इसे क्या कहलाएंगे धारिता कह सकते हैं। ठीक है, इसकी भी क्षमता कितनी है 6। ठीक इसी प्रकार अगर कोई बड़ा चालक है, कोई बड़ा चालक है तो ये अंदर अपने अंदर आवेश को क्या करेगा ज़्यादा ग्रहण करेगा। अगर कोई छोटा आवेश, ये चालक बड़ा है तो ये अपने अंदर आवेश को ज़्यादा ग्रहण करेगा, इसका मतलब इसकी धारिता ज़्यादा होगी। ये अपने अंदर आवेश को कम ग्रहण करेगा क्योंकि ये इसकी धारिता क्या होगी कम होगी। तो जो इसके अंदर ज़्यादा आवेश ग्रहण हो रहा है संचित हो रहा है तो इसकी धारिता ज़्यादा, इसी को क्या करेंगे धारिता कहेंगे। ये कम अपने अंदर संचित आवेश कर रहा है तो इसकी धारिता कम हो जाएगी। यानी कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं आपकी चालक की धारिता कहते हैं। जितना आवेश ग्रहण कर लेगा उसकी उतनी क्या हो जाएगी धारिता हो जाएगी। तो इसकी याद रखिएगा, किसी चालक की धारिता किसे कहते हैं, तो किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं चालक की धारिता कहते हैं। चालक की जो धारिता होती है इसे हम सी से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई चालक है ए, और इसे हमें 10 कूलाम का आवेश इस पर संचित करना है। इसकी धारिता कितनी है हमें नहीं पता है, इस पर आवेश कितना करना है हमें 10 कूलाम का आवेश संचित करना है। तो देखते हैं, पहले से इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हम किसी भी चालक को आवेश जो देने की क्षमता होती है, जो आवेश संचित करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक बार में नहीं होती, वह चरणबद्ध रूप से होती है। आप सोचेंगे कि ये 10 कूलाम को आवेश को उठाकर एकदम डायरेक्ट रख दें तो एक ही बार में 10 कूलाम का आवेश नहीं आएगा। इस पर आपको चरणबद्ध तरीके से चरणबद्ध रूप से करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास 10 कूलाम का आवेश है तो आप पहले कितना भेजेंगे 1 कूलाम का आवेश भेज देंगे। तो ये 1 कूलाम का आवेश इस पर आ गया, 1 कूलाम का आवेश प्लस आवेश है। अब यहाँ कितना बच गया 9 कूलाम का आवेश बच गया। तो पहले जब इसको लेकर आए थे तो इस पर कोई आवेश नहीं था, तो किया गया कार्य भी क्या होगा 0, किसी के विरुद्ध काम करना नहीं है। अब देखिए, अगर हम दूसरे आवेश को लेके आते हैं Q2 को लेते हैं, क्या आपका Q1 था, वो हम Q2 को लेकर आएंगे तो पहले से ही उपस्थित है Q1, तो जब इसको लेकर आएंगे और ये भी प्लस है, ये भी क्या है प्लस है, क्योंकि प्लस ही आवेश लिए थे हम लोग। तो जब इसको लेकर, ये पहले से इस पर संचित हो गया है, जब दूसरे वाले आवेश को लेकर जाएंगे तो ये प्लस ये धन प्लस, ये धन आवेश है, ये धनावेशित है। जब दो धनावेश चार्ज होते हैं तो उस पर क्या होता है प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जब इसको लेके आएंगे तो ये पहले वाला जो आवेश Q1 है इसको क्या करेगा धक्का देगा, ये अपने अंदर आने नहीं देगा, इसको प्रतिकर्षण करेगा दूर भेजेगा। तो हम क्या करेंगे कि बाहर से कोई बल लगाकर और इसको लेके आएंगे और इस पर क्या करेंगे संचित करेंगे। तो जब बाहर से कोई आवेश लगाएंगे और इसको लेके आएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य करेंगे तो तब जाके इस पर क्या होगा आवेश इस पर संचित होगा। तो जो कार्य हम लोग पढ़े हैं कि V क्या होता है W/Q,
तो यहाँ से देखते हैं V प्रोपोर्शनल W, इसका मतलब अगर कार्य करना बढ़ रहा है तो V का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जब दूसरे आवेश Q2 को लेकर आएंगे तो V का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले अगर V 0 था, V बराबर 0, तो अब V का मान कुछ से कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। 0 से क्या हो जाएगा, कुछ प्लस हो जाएगा इसका विभव का मान लेते हैं जैसे x में क्या होगी, x विभव की क्या होगी, वृद्धि हो गई। अच्छा, अब दूसरा आवेश हो गया, अब 1 और 2 दोनों मिल गए, तो दोनों मिलकर अब क्या करेंगे, जब यहाँ 8 कूलाम का आवेश बचा था, पहले 10 था, 1 दे दिए तो 9 बच गया, 9 में से दूसरा वाला दे दिए तो कितना बच गया, 8 कूलाम का आवेश बच गया। जब दोनों मिलकर क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। पहले तो अकेले प्रतिकर्षण कर रहा था, अब दोनों मिलकर प्रतिकर्षण करेंगे। फिर तीसरे वाले को आवेश को लेकर आएंगे Q3 को, तब दोनों मिलकर इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे तो हम फिर बाहर से क्या करेंगे, बल लगाएंगे, और बल लगाकर इस पर आवेश की मात्रा संचित करेंगे Q3 को। तो बाहर से बल लगाएंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ लाएंगे, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य में वृद्धि हो रही है तो विभव में साथ साथ क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब कि जब भी हम जितनी बार आवेश लेके आएंगे उतनी बार विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ आ रहा, जितनी बार आवेश को लेकर आएंगे उतनी बार विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कह सकते हैं कि आप जितना आवेश देंगे धीरे धीरे उतना ही विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है कि जो किसी भी चालक को जब हम Q आवेश देते हैं, किसी भी चालक को Q आवेश देते हैं, तो उस चालक में जो वृद्धि होती है, जो उस चालक में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती हो जाता है। जब किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दिया गया जो आवेश होता है उस चालक की वृद्धि में, जो उस चालक की विभव में हुई वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका V। यहाँ से Q इक्वल टू, जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, और वो कितना होता है, C, और ये हो जाएगा इंटू V। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा C। जैसे किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है। जैसे कार्य करने की जो क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है, वो टाइम के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप कम समय में कार्य करेंगे, आपकी क्षमता कम है तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ये दोनों एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कार्य आपका क्या होता है, कांस्टेंट निकलता है W, और ये हो जाएगा W/T। ये कांस्टेंट निकलता है। हर जगह कांस्टेंट का मान एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लग गया C। यही C जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चालक की धारिता। चालक की धारिता, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो C के वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो इक्वल टू, किधर आएगा तो भाग, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q/V, Q/V। और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रा कूलाम, और विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या है कि C का जो मात्रक होता है, पहले तो फॉर्मूला बन जाएगा C इक्वल टू Q/V, और इसका जो मात्रक आएगा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। यहाँ से अगर एक कूलाम आवेश 1 कूलाम है और वोल्ट विभव 1 वोल्ट है, तो हम कहते हैं कि यदि किसी चालक पर 1 कूलाम का आवेश देने पर इसके विभव में क्या होती है, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। तो जो चालक की धारिता होती है वो 1 फैराड कहलाती है। कितना हो जाएगा, 1 फैराड। जब किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर, आवेश का मान कितना है, 1 कूलाम, विभव का मान कितना है, 1 वोल्ट। तो जब 1 कूलाम किसी चालक पर 1 कूलाम का आवेश देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसकी विभव में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो अगर किसी चालक को हम 1 कूलाम का क्या करते हैं, आवेश देते हैं, और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक धारिता कितनी कहलाती है, 1 फैराड कहलाती है। तो इसका जो चालक का धारिता है, इसकी जो मात्रक है, SI मात्रक, वो क्या हो जाएगा, फैराड, ठीक है। और MKS प्रति इसके मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ लिए कि चालक की धारिता क्या होता है। किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। जो चालक की आवेशन की प्रक्रिया होती है वो एक बार में संपन्न नहीं होती है, वो चरणबद्ध रूप से क्या होती है, संपन्न होती है। जब पहला आवेश अनावेशित होता है, जब पहला आवेश उस पर जाता है और दूसरा आवेश लेके जाते हैं, तो पहला आवेश दूसरे आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है,
और जब दूसरे प्रतिकर्ष से दूसरे आवेश को हम बाहर से बल लगाकर उस पर संचित करते हैं तो कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य जब कार्य होगा तो विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात जो आवेश Q किसी चालक को दिया गया आवेश जो होता है उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू बी, जहाँ C क्या होता है, चालक की धारिता कहलाती है। यहाँ से C का फॉर्मूला निकाल देंगे तो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग, तो C इक्वल टू Q अपन कितना हो जाएगा, V, और Q बराबर हो जाता है 1 कूलाम और V बराबर कितना रखेंगे, 1 वोल्ट। इसी को क्या कहते हैं, 1 फैरेड कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में आ गया कि 1 फैरेड किसे कहते हैं, तो किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में कितने की वृद्धि होगी, 1 वोल्ट की। तो जो चालक की धारिता होगी कितनी कहलाएगी, 1 फैरेड कहलाएगी। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा फैरेड। आगे हम देखते हैं चालक की धारिता का जो बीमा होता है वो क्या होता है। देखिए चालक की जो धारिता C होती है, C का बीमा हमें देखना है, C का बीमा। तो C बराबर फॉर्मूला अभी हम पढ़ा दिए, Q बटे में आपका हो गया V। तो एक याद कर लीजिएगा, आपके पास 2 हमेशा याद रखिएगा बीमा, जिससे आप पूरी राशि का बीमा याद कर सकते हैं। पहला आप Q का बीमा याद कर लीजिए, कितना होता है 80, ठीक है। और ये 80 आया कहाँ से, या चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत धारा से। उसके बाद विभव, तो V इक्वल टू होता है W बटे में Q, W बटे में Q, यहाँ से चेक कर लेंगे। तो C इक्वल टू आवेश का बीमा 80, V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, W बटे में Q, और W बराबर यहाँ लिख सकते हैं W बटे में Q। Q आवेश ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 80, तो पहले से है, ये आवेश भी ऊपर जाएगा तो डबल 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 80 और बटे में पहले से ये आवेश कितना है 80, ये आवेश उठ के जाएगा तो कितना हो गया, फिर से 80 हो गया, बटे में कितना है W, तो W बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। अब यहाँ से बल का और विस्थापन का हम लोग क्या करेंगे, बीमा रख लेंगे। तो C इक्वल टू इसका गुणा करेंगे A, कितना हो जाएगा A का स्क्वायर, A पे 2 घात, और T का करेंगे तो T पे कितना हो जाएगा 2, अपान में इसका बल का होता है MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। इसको हमेशा याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप बल का बीमा याद कर रखेंगे तो किसी भी राशि का बीमा क्या होगा, निकालना आसान हो जाता है। और ये क्या है, विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब दूरी होता है, शॉर्टकट दूरी, तो हो जाएगा L। अब इसका बीमा देखते हैं, M और कहीं है इसमें, और कहीं नहीं है, तो नीचे +1 इसका पावर है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, तो M पे कितना हो जाएगा -1। L देखेंगे L और कहाँ कहाँ है, तो L यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और कहीं नहीं है, तो ये दोनों गुणा में है, तो L पावर 1 ये और ये कितना हो जाएगा 2। अगर नीचे 2 पावर है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। और देखते हैं T, तो T पे नीचे कितना है -2, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा +2, तो +2 ये और +2 ये कितना हो जाएगा, T पे 4 हो जाएगा, और ये कितना है A पे 2, तो इसका क्या हो जाएगा C का बीमा, M पे -1, L पे -2 और T पे 4 और A पे 2, इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे हम टॉपिक देखते हैं। आगे टॉपिक हमारा क्या है, चलिए तो आगे टॉपिक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला हेडिंग, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए एक शब्द आता है विलगित, विलगित का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चालक है तो इसके बगल में कोई ऐसा कारक या ऐसा कोई चीज नहीं रखा गया है जो इसके क्या करे, इसकी धारिता को प्रभावित करे, तो इसे हम क्या कहेंगे, विलगित गोलीय चालक की धारिता।
ऐसे चालक जिसके आसपास में कोई ऐसा कवाई कारक ना हो जिससे कि कारण इसकी धारिता में परिवर्तित हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विलगित गोलीय। इसे विलगित कहते हैं। गोलीय का मतलब कि जैसे आप प्लास्टिक के गेंद देखें, वो आपका क्या होता है, विलगित गोलीय चालक हो जाएगा। अंदर से खोखला होता है, बाहर से गोल होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, गोलीय। विलगित गोलीय चालक की धारिता देखना है। तो हम देखते हैं, इसे हमारे पास माना कि एक गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है, r। तो हम लिख लेंगे, माना कि आप लिखिएगा इसको, कि माना कि एक चालक, गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। तो ये गोलीय चालक कैपिटल R हो गया। अब इस चालक को हम लोग Q आवेश दे देंगे। क्या करेंगे, Q आवेश अगर दे देंगे तो इस पर क्या होगा, आवेश जो होता है एक समान रूप से फैल जाता है। इसके पृष्ठ पर आवेश जो है एक समान रूप से फैल जाता है। अगर इसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैल गया और इसकी त्रिज्या हर जगह क्या होगी, एक समान होगी। इसकी त्रिज्या क्या होगी, हर जगह एक समान होगी। इसका मतलब दूरी क्या होगा, समान होगा। अगर दूरी समान हो गया तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। विभव का मान भी क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है। अगर कोई चालक है इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, इसको Q आवेश देते हैं तो आवेश जो है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से चारों ओर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसकी त्रिज्या क्या है, एक समान है। तो इसकी त्रिज्या समान होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो किसी चालक को, माना कि लिख लेंगे, माना कि किसी चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है। इसे Q आवेश देने पर विभव भी हो जाता है। ठीक है। तो प्रत्येक पृष्ठ पर विभव क्या होता है, भी होता है। चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। एक समान रूप से फैल जाता है तो इसकी तब और प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। एक समान क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या है, बराबर है, और बराबर है इसका मतलब दूरी क्या है, बराबर है। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग पढ़े थे, दूसरे विद्युत फ्लक्स का जो पढ़ाए थे हमने, उसमें हमने पढ़ाया था कि यदि कोई खोखला गोलीय चालक है और उस पर कोई आवेश देते हैं तो वह इस प्रकार से व्यवहार करता है कि उसका, अगर Q आवेश दे दिए हैं तो वह इस प्रकार से व्यवहार करता है कि इसका पूरा आवेश कहाँ हो, इसके केंद्र पर हो। तो अगर किसी गोलीय चालक को अगर हम कोई Q आवेश देते हैं तो ये इस प्रकार से व्यवहार करता है कि ऐसा लगता है कि इसका पूरा आवेश कहाँ होता है, उसके केंद्र पर होता है। तो अगर पूरा आवेश अगर केंद्र पर आ गया, इसकी त्रिज्या कितनी है, दूरी, इस पृष्ठ पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो इसकी त्रिज्या, ये यहाँ पर आवेश है और ये इसकी त्रिज्या R, और यहाँ हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो विभव का फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। तो आवेश हमारा कौन सा है, Q, और बीच की दूरी। तो इस पृष्ठ पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब ऐसा इस गोलीय जो आपका गोलीय कोश है, ये इस प्रकार से व्यवहार करेगा कि इसका पूरा आवेश कहाँ है, इसके केंद्र पर। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो गई, R। तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R। तो विभव = हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R।
दूसरा, अभी हमने बताया था कि चालक की जो धारिता होती है C, वो Q अपन कितना होता है V। चालक की धारिता कितनी होती है Q बटे में V। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से मिल गया हमें रिजल्ट C इक्वल टू Q बटे में V। यही आप रखिए C इक्वल टू, ये Q हमारा आवेश दिया गया, आवेश हो गया Q अपान ये कितना है V, और V का मान कितना निकला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q अपान में R। ठीक है, तो देखिए Q से तो Q कट जाएगा और ये जो है पलटी मार के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो C इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये आपका आ गया सूत्र। किसका सूत्र, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू कितनी होती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, जहाँ R क्या है आपका, जहाँ R आपका क्या है गोले की चालक, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ से C प्रोपोर्शनल, देखिए ये कांस्टेंट है, पाई का मान कांस्टेंट होता है, निर्वात में इसका मान क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो डिपेंड किस पे करेगा, निर्भर किस पर हो जाएगा, गोलीय चालक की धारिता R पे। इसका मतलब कि अगर किसी चालक की त्रिज्या बढ़ा देंगे, त्रिज्या बढ़ाएंगे तो आकार में क्या होगा बड़ा होगा, तो उसका आकार बढ़ेगा तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। उसका मतलब आवेश की मात्रा क्या करेगा अपने अंदर ज़्यादा संचित करेगा। अगर त्रिज्या कम कर देंगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसका मतलब त्रिज्या कम करेंगे तो चालक का आकार छोटा हो जाएगा और वो अपने अंदर आवेश को कम ग्रहण करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था टंकी वाला कि आकार में टंकी बड़ा होगा तो अपने अंदर पानी क्या करेगा ज़्यादा संचित करेगा, अगर आकार में छोटा होगा तो आपका पानी क्या करेगा कम संचित करेगा। बात समझ आ गई। फिर अगला हम लोग हेडिंग देखते हैं क्या है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला हेडिंग क्या है। तो अगला आपका जो हेडिंग है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से जो कारक होते हैं जो चालक की धारिता को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हेडिंग हमारा होगा धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। ठीक है, तो पहले तो हम यही से पढ़ लिए थे कि आपका C इक्वल टू आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। तो पहला तो आपका ये हो जाएगा। तो R बढ़ाने का मतलब क्या होगा आकार में बड़ा होगा और R घटाने का मतलब क्या होगा आकार में छोटा होगा। यानी बड़ा R का मान बड़ा करेंगे तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और R का मान करेंगे तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। तो जो चालक की धारिता होती है, चालक की धारिता उसके क्या होती है चालक की धारिता, धारिता C किसके अनुपाती है R के। इसका मतलब किसके अनुपाती होगा, तो उसकी आकृति पर डिपेंड करेगा, आकृति पे। इसका मतलब अगर आकार जिसको कह सकते हैं चालक के आकार पर, अगर आकार ज़्यादा, चालक का आकार क्या होगा धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसकी धारिता भी धीरे धीरे क्या होगी बड़ा होगा। यदि चालक का आकार अगर हम छोटा करेंगे तो चालक की धारिता भी क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। दूसरा इसमें देखिए C जो है ना तो इस पर कोई आवेश आया है और न ही इस पर कोई विभव है। इसका मतलब जो चालक की धारिता होती है, चालक की धारिता आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा, जो चालक की धारिता होती है, चालक की धारिता वह परावैद्युतांक के का गुना में हो जाता है, गुना में। इसका मतलब यदि कोई चालक है, यदि कोई चालक है जैसे ये C, और इसको हम ऐसा माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक कितना है K, तो इसका अगर परावैद्युतांक में अगर नहीं रखे हैं, बस ऐसे खाली रखे हैं, तो इसकी धारिता कितनी है C। और इसी को हम क्या करेंगे कि जब किसी माध्यम में रख देंगे, ऐसे माध्यम में जिसकी परावैद्युतांक कितना है K, तो अब इसकी जो धारिता हो जाएगी वो K गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यदि किसी चालक को क्या करते हैं हम लोग, ऐसा माध्यम रखते हैं जिसका परावैद्युतांक कितना हो K, तो जो चालक की धारिता होती है K गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारे 3 क्या होते हैं, चालक को प्रभावित करने वाले क्या है, कारक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, चालक की धारिता क्या होगी, कंप्लीट होगी। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे इसका चालक की स्थिति ऊर्जा। इस चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। आगे के लिए बस इतना ही।